Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 2 of class 6 history and the chapter's name is From Hunting Gathering to Growing Food. तो जैसा कि चैप्टर के नेम से ही पता चलता है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हंटर गैदरर्स थे किस तरह उन्होंने फूड ग्रो करना स्टार्ट किया. सो वी कैन से दैट हाउ हंटर गैदरर्स बिकम फार्मर्स. तो इस चैप्टर में हम यही जानेंगे. तो एक बच्चा है तुषार. तो जो तुषार है वो दिल्ली से चेन्नई ट्रैवल कर रहा होता है अपने कज़न की वेडिंग के लिए. तो ट्रेन में क्या होता है, वो खिड़की वाली सीट पे बैठा होता है, विंडो सीट पे बैठा होता है और बाहर देख रहा होता है. तो जब वो बाहर देख रहा होता है तभी उसके अंकल आते हैं और उसको शोल्डर पे टैप करते हैं और उसे बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि जो ट्रेन थी वो आज से 150 ईयर्स एगो पहले चलना स्टार्ट हुई थी. मीन्स जो फर्स्ट ट्रेन थी वो आज से 150 ईयर्स एगो चली थी. और वो बताते हैं कि उसके कुछ डेकेड्स बाद बसेस भी चलने लगी थी. अब तुषार ये सोचने लगता है कि जब ये ट्रेन बसेस ये सब नहीं था तब लोग किस तरह ट्रैवल करते थे. क्या तब लोग अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही प्लेस पर गुजार दिया करते थे? तो चलो इस चैप्टर में तुषार के इसी क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं. तो आवर फर्स्ट टॉपिक इज द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वर दे ऑन द मूव. कि जो अर्लीस्ट पीपल थे, जो पुराने टाइम में लोग रहते थे, वो इधर से उधर क्यों घूमते रहते थे, वो मूव क्यों करते रहते थे. तो इसका मतलब इस हेडिंग से हमें ये तो पता चल जाता है कि जो लोग थे वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही जगह पर नहीं गुजारते थे. जो तुषार का क्वेश्चन था कि क्या जो अर्लीस्ट पीपल थे वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही जगह गुजार देते थे, तो इस हेडिंग से पता चलता है कि नहीं, वो पूरी ज़िंदगी एक जगह नहीं गुजारते थे, वो प्लेस टू प्लेस मूव करते रहते थे. बट अब हम ये देखते हैं कि वो मूव क्यों करते थे. तो सबसे पहले जो 2 मिलियन ईयर्स पहले जो लोग रहते थे, 2 मिलियन ईयर्स मतलब लगभग 20 साल पहले जो लोग रहते थे हमारे सब कॉन्टिनेंट पर, उन्हें हम हंटर गैदरर्स कहते हैं. अब उन्हें हम हंटर गैदरर्स ही क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो अपना खाना था वो हंटिंग और गैदरिंग करके इकट्ठा करते थे. वो एनिमल्स को हंट करते थे, वो फिशेस को पकड़ते थे, वो बर्ड्स को पकड़ते थे, वो फ्रूट्स गैदर करते थे, वो रूट्स, नट्स, सीड्स, जो बीज होते हैं, लीव्स, पत्ते वगैरह, स्टॉक्स, एग्स, अंडे जो अलग अलग बर्ड्स वगैरह के होते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें इकट्ठा करते थे, गैदर करते थे. एंड दैट्स वाई दे वर कॉल्ड गैदरर्स. अब जो हंटर गैदरर्स थे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस कई कारणों से मूव करते थे. तो पहला है, मान लो जो हंटर गैदरर्स हैं वो एक प्लेस पर बहुत ज़्यादा टाइम से रह रहे हैं. अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम से रह रहे हैं तो वो जहाँ पे भी जो भी उस प्लेस के प्लांट्स और एनिमल रिसोर्सेज होंगे वो लोग यूज़ कर लेते थे, वो उनका पूरा ख़त्म हो जाता था एक तरह से, राइट. अब क्योंकि जिस प्लेस पे वो रह रहे हैं इतने टाइम से, वहाँ के जो एनिमल और प्लांट रिसोर्सेज हैं, जो भी उनका खाना है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो उन्हें क्या करना पड़ता था, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना पड़ता था. मतलब उन्हें नया प्लेस ढूंढना पड़ता था जहाँ उन्हें इजीली प्लांट्स और एनिमल जो रिसोर्सेज हैं अवेलेबल हों, ताकि वो खाना खा सकें, राइट. अब इसी तरह जो एनिमल्स थे वो भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते थे. तो क्या होता था, मान लो कि जैसे जिस तरह जो हंटर गैदरर्स थे जब वो एक ही प्लेस पर बहुत ज़्यादा दिन तक रह लेते थे तो वहाँ के वो प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज वो लोग लगभग खा लेते थे, पूरा ख़त्म हो जाता था. तो इसी तरह मान लो जो एनिमल्स हैं जो ग्रास वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो वो भी जब बहुत ज़्यादा देर तक एक ही प्लेस पर रह रहे हैं तो क्या होता था, वो भी वहाँ की पूरी घास वगैरह ख़त्म कर देते थे. तो इसलिए उन्हें नई घास की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ेगा. तो जब ऐसे जानवर जो घास वगैरह खाते हैं, जब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते थे तो उनके पीछे पीछे दूसरे जानवरों को भी मूव करना पड़ता था जो उनको खाते हैं. मान लो जो शेर, चीते वगैरह हैं जो इन जानवरों को मार के खाते हैं. और जब ये सारे जानवर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं तो जो इनको हंट करते थे, जो हंटर्स थे, उनको भी अपनी मूवमेंट करनी पड़ेगी, उनको भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा इन एनिमल्स को हंट करने के लिए. सो इट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब तीसरा जो रीज़न है वो ये है कि जो प्लांट्स एंड ट्रीज़ थे, वो क्या होता है, कुछ कुछ प्लांट्स एंड ट्रीज़ हैं वो सीजनल होते हैं, वो एक ही सीज़न में क्या है, फ्रूट्स देते हैं. तो मान लो एक जगह पर जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो एक ही सीज़न में फ्रूट्स दे रहे हैं, तो दूसरा जब सीज़न आएगा तब तो वो वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा खाने के लिए, कोई फ्रूट वगैरह नहीं होगा. तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको भी मूव करना पड़ेगा ताकि वो दूसरे काइंड ऑफ प्लांट्स और वो ढूंढ सकें, जिससे इजीली वो अपना वो वाला सीज़न निकाल पाएँ जहाँ पे दूसरे प्लेस पर फ्रूट नहीं अवेलेबल है. तो वो क्या करते हैं,
दूसरे सीजन के लिए दूसरी जगह पर चले जाते हैं। अब फोर्थ जो रीज़न है वो है वाटर। तो हम सबको पता है जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, हम लोग पानी के बिना बिल्कुल नहीं जी सकते, राइट। अब पानी कहाँ कहाँ फाउंड होता है? पानी लेक्स में मिलता है, पानी स्ट्रीम्स में मिलता है, पानी रिवर्स में मिलता है। तो कुछ लोग जो हैं वो लोग रिवर्स और लेक के, ऐसे रिवर्स और लेक्स के साइड में रहते हैं, उनके बैंक्स पर रहते हैं जो पेरेनियल हैं। पेरेनियल मतलब जिनमें पूरे साल पानी होता है, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको तो पूरे साल पानी मिल रहा है। बट कुछ लोग ऐसे थे जो ऐसे रिवर्स और स्ट्रीम्स के साइड में रहते थे जहाँ पर जो पानी है वो पूरे साल नहीं मिलता था, वहाँ जो है कुछ पर्टिकुलर सीजन में ही पानी मिलता था। और जो ड्राई सीजन्स होते थे जैसे कि विंटर और समर, वहाँ पे पानी नहीं होता था। तो ऐसे सीजन्स में पानी की तलाश में जो हंटर गैदरर्स थे उन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना पड़ता था, किसी ऐसे प्लेस पे जाना पड़ता था जहाँ ड्राई सीजन में भी वाटर हो और वो लोग सर्वाइव कर सकें, राइट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। ये जो हंटर गैदरर्स हैं इनके बारे में हमें किस तरह पता चलता है? जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स मिली हैं जो हंटर गैदरर्स हो सकता है यूज़ करते हों, वो हंटर गैदरर्स ने बनाई हों। तो जैसे ये खुदाई वगैरह होती है ना कि एक्सकवेशंस होते हैं कि कोई साइट है वहाँ पे हम कहते हैं ना कि ये चीज़ मिली है, तो इसी तरह ऐसे ही साइट्स पर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ कुछ चीज़ें मिली हैं जो कि हंटर गैदरर्स ने बनाई थी और यूज़ की थी। जो ये हंटर गैदरर्स थे वो क्या करते थे, वो टूल्स बनाते थे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के। अब क्योंकि हंटिंग और गैदरिंग कर रहे हैं तो उनको डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए, अपनी सहूलियत के लिए, अब जानवर को मारना है उनको पकड़ने के लिए भी उनको टूल्स की ज़रूरत होती थी। तो वो जो टूल्स बनाते थे वो स्टोन से बनाते थे, वो वुड्स के भी बनाते थे और वो बोन से भी टूल्स बनाते थे। और इन तीनों तरह के टूल्स में से सबसे अच्छे तरीके से जो अभी तक प्रेजेंट हैं, जो अभी तक सर्वाइव कर पाए हैं, वो हैं स्टोन टूल्स। ठीक है, सबसे सही कंडीशन में जो है वो हमें स्टोन टूल्स मिलते हैं। अब कुछ जो इनमें से टूल्स थे वो मीट एंड बोन को काटने के लिए यूज़ किए जाते थे। जो ट्री की बार्क होती है, जो ट्री की छाल होती है, उसको निकालने के लिए यूज़ किया जाता था। एनिमल की जो हाइड्स मतलब एनिमल स्किन जो होती थी उसको निकालने के लिए ये लोग स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे। वो फ्रूट्स एंड रूट्स को कट करने के लिए स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे। और कुछ जो स्टोन टूल्स होते थे उनको वो बोन और लकड़ी के हैंडल्स में अटैच कर देते थे। जैसे कि ये कोई बोन है, मान लो आपकी इस तरह की कोई बोन होती है ना, तो इसमें क्या करते थे वो लोग स्टोन टूल्स को अटैच कर देते थे। तो जिससे एक तरह से हम कह सकते हैं हैमर टाइप या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो है और टूल्स बन जाते थे। इसी तरह कोई लकड़ी होती थी उसके भी ऊपर ये लोग स्टोन टूल्स अटैच कर देते थे। तो इनसे नए टूल्स बन जाते थे जिनको वो डिफरेंट कामों में यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह जैसे कि वो लोग स्पेयर्स बनाते थे। स्पेयर्स होता है जैसे भाला होता है ना, एकदम लंबी सी लकड़ी होती है और ऊपर बस ऐसे छोटा सा तिकोना सा होता है, जो कि आपने बहुत जगह देखा होगा, जैसे मूवीज़ वगैरह में देखा होगा ना, जो राजा महाराजा में लड़ाई करते हैं तो वो लोग भाला लेके रखते हैं। तो ऐसा होता है जिससे ये लोग हंट कर सकते होंगे आराम से, राइट। एरोज, एरोज भी हंटिंग के लिए यूज़ होती हैं। तीर कमान होता है ना जैसे ये, और ये बाण, तो एरोज को बनाने के लिए भी ये लोग इस तरह यूज़ करते थे। और कुछ टूल्स ऐसे भी थे जिनसे वो वुड्स को काटते थे, और जो वुड थी वो लोग किस लिए यूज़ करते थे, वो फायर वुड की तरह यूज़ करते थे। वो हट्स बनाने के लिए यूज़ करते थे, वो टूल्स बनाने के लिए भी लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ पे ये दो पिक्चर्स दी हुई हैं तो इनसे बोला गया है कि हो सकता है, देखो इस वाली पिक्चर में जो है वो खोद रहे हैं, डिग कर रहे हैं, और इसमें क्या कर रहे हैं, एक ये एनिमल स्किन है जिसमें ये पत्थर से छेद कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो जो हंटर गैदरर्स थे, क्योंकि वो रूट्स वगैरह भी इकट्ठा करते थे, तो वो स्टोन टूल्स को डिग करने के लिए यूज़ करते हों। और जैसे कि उस टाइम पे कपड़े वपड़े तो इतने नहीं थे, तो वो हो सकता है कि एनिमल हाइड्स जो थी, स्किन्स थी, उनको ही कपड़े की तरह बना के यूज़ करते थे। तो उनमें छेद वगैरह करने के लिए, उनको सिलने के लिए वो इस तरह स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे। तो ये सब है पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हो सकता है वो इन चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हों। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, मतलब जो हंटर गैदरर्स थे वो किस तरह के प्लेसेस में रहते थे, वो किस तरह के प्लेसेस को चूज़ करते थे रहने के लिए। अच्छा, अब इस मैप में देखो, ये जो रेड ट्राइंगल वाले एरियाज़ हैं ये वो साइट्स हैं जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को हंटर गैदरर्स के एविडेंसेस मिले हैं। अब मैप में तो ये सिर्फ 3 ही साइट्स दी गई हैं, बट इनके अलावा और भी ऐसे प्लेसेस थे जहाँ पे हंटर गैदरर्स के एविडेंसेस मिले हैं, जहाँ पे हंटर गैदरर्स रहते थे। अब बहुत सारी जो साइट्स हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसी जगह पे मिली हैं, मतलब वो सोर्सेज ऑफ वाटर के पास मिली हैं, जहाँ पे वाटर सोर्स हो कोई, जैसे कि रिवर हो गई, लेक्स हो गई। तो अब वो रिवर और लेक के पास क्यों मिलती हैं साइट्स, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वाटर जो है हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता है। तो जो लोग थे वो ऐसे ही प्लेसेस को ढूंढते थे रहने के लिए जहाँ पे वाटर इजीली अवेलेबल हो। अब क्योंकि स्टोन टूल्स जो थे वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो उनको हंटिंग में
हेल्प करते थे, उनको गैदरिंग में डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स वगैरह रूट्स वगैरह को गैदर करने में हेल्प करते थे। तो स्टोन टूल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उनके लिए। तो वो लोग ऐसे प्लेसेस को फाइंड करने की कोशिश करते थे जहाँ पे गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन मिल पाए, ठीक है, जहाँ पे अच्छी क्वालिटी का पत्थर मिल पाए जिससे वो इजीली अच्छे और एकदम मजबूत स्टोन टूल्स बना पाएँ। तो वो ऐसे प्लेसेस को फाइंड करते थे रहने के लिए। सो नाउ लुक एट दिस पिक्चर, ये भीमबेटका की पिक्चर है जो कि प्रेजेंट डे अभी मध्य प्रदेश में है। सो यहाँ से हंटर गैदरर्स के बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। सो एक ओल्ड साइट है जहाँ पे बहुत सारे केव्स एंड रॉक शेल्टर्स हैं। अब जो लोग थे, जो हंटर गैदरर्स थे, वो इन नेचुरल केव्स को, रॉक शेल्टर्स को क्यों चुनते थे रहने के लिए? क्योंकि ये जो केव्स वगैरह हैं वो उनको बारिश से, हीट से, तूफानों से, विंड से जो है बचाने में हेल्प करती थी। और ये जो साइट है ये नर्मदा वैली के पास है, राइट। नाउ रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस, कि जो रॉक्स पे डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स थी जो अर्लीस्ट टाइम में पीपल ने बनाई थी, लोगों ने बनाई थी, तो वो पेंटिंग्स हमें क्या बताती हैं? अब बहुत सारी ऐसी केव्स जिनमें लोग रहते थे पुराने टाइम में, उनमें क्या है, पेंटिंग्स मिली हैं उनके दीवारों पर। कुछ ऐसी ही बहुत सारी पेंटिंग्स आपको देखने मिलेंगी मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश में। ये जो पेंटिंग्स हैं इनमें मेनली वाइल्ड एनिमल्स को शो किया गया है और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उन एनिमल्स को बनाया गया है। तो अभी ऊपर एक वर्ड हमने यूज़ किया था साइट्स, कि ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को हंटर गैदरर के एविडेंसेस मिले हैं। तो अब ये साइट्स क्या होता है? तो साइट्स वो प्लेसेस होते हैं जहाँ से थिंग्स के रिमेन्स मिलते हैं, कि जैसे कि पुराने टाइम में किसी ने कोई टूल बनाया होगा, कोई पॉट, बिल्डिंग्स, इन सब के जो रिमेन्स बच मिलते हैं ना, तो जिन जगहों से ये रिमेन्स मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, साइट्स। अब ये सारी चीज़ें जो है लोगों ने अपने डिफरेंट डिफरेंट ज़रूरतों के लिए बनाई होंगी। अब लोग तो मर गए बट ये चीज़ें अभी भी हैं, ठीक है, भले ही उतनी अच्छी हालत में ना हो बट उनके रिमेन्स हैं जिनसे हमें बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में पता चल सकती हैं। अब ये जो चीज़ें हैं जैसे कि टूल्स हो गए, पॉट्स, बिल्डिंग्स या और भी सारी चीज़ें, ये हमें हो सकता है कि अर्थ के सरफेस पे मिले, मतलब धरती के ऊपर मिले, हो सकता है अंडर द अर्थ मिले, कि हमें खुदाई करने पर मिले, धरती के अंदर हो वो चीज़ें, दब चुकी हों इतने सालों में, और हो सकता है वो अंडर वाटर हो, कि जैसे आपने सुना होगा ना बहुत सारे कि ये सिटी जो है वो पानी के अंदर बह गई थी या फिर डूब गई थी। तो इस तरह पानी के अंदर भी जो है हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं। अब देखो ये जो कुरनूल केव्स वाला एरिया है, यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को एशेस के ट्रेस मिले हैं। ऐश मतलब राख। अब किसी चीज़ की राख कब बनती है? जब हम उसे जलाते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो हंटर गैदरर्स थे वो फेमिलियर थे फायर के साथ, मतलब वो फायर को यूज़ करना जानते थे। अब हो सकता है वो लोग इस फायर को एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करते हो, कि भाई आज तो हमारे पास ट्यूब लाइट्स हैं, एलईडी बल्ब्स हैं, बट उस टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था। तो हो सकता है कि लाइट के लिए वो लोग फायर को यूज़ करते हों, अपनी मीट को रोस्ट करने के लिए यूज़ करते हों, जो क्योंकि अब वो लोग जंगल में ही रहते थे, उनके जो ये शेल्टर वगैरह होते थे वो जंगल में ही होते थे, तो जंगली जानवरों को अपने आप से बचाने के लिए भी वो लोग फायर का यूज़ करते होंगे, कि अपने शेल्टर के आसपास आग वगैरह जला दी ताकि उससे जो जंगली जानवर हैं वो भाग जाएं। नाउ नेम्स एंड डेट्स, तो जो ये पीरियड हम पढ़ रहे हैं इसको आर्कियोलॉजिस्ट ने नेम दिया है पैलियोलिथिक, राइट। अभी जो वर्ड है पैलियोलिथिक, ये टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट पैलियो जिसका मतलब है ओल्ड, सो पैलियो का मतलब ओल्ड, एंड लिथोस जिसका मतलब है स्टोन। तो ये जो नेम है ये इस टाइम के जो स्टोन टूल्स मिले हैं उनके तरफ पॉइंट करता है। मतलब ये जो नेम है पैलियोलिथिक, ये इस टाइम के स्टोन टूल्स पर बेस्ड है। ये जो पैलियोलिथिक वाला पीरियड है ये 2 मिलियन ईयर्स से लेकर 12,000 साल पहले वाला पीरियड है, राइट। मतलब आज से 2 मिलियन से लेकर जो आज से 12,000 साल पहले का पीरियड है, ये वाला, इस वाले पीरियड को हम क्या कहते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड। अब इस पैलियोलिथिक पीरियड को, इतने लंबे पीरियड को, 2 मिलियन से लेकर 12,000 ईयर्स अगो वाले पीरियड को 3 पार्ट्स में आगे डिवाइड किया गया है। ये है अपर, मिडल एंड लोअर। सो दिस इज अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड लोअर पैलियोलिथिक। और ये जो पीरियड है पैलियोलिथिक पीरियड, ये हमारी ह्यूमन हिस्ट्री का 99% जो है कवर करता है। मतलब जो हम ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो उसमें से जो 99% पीरियड है जो है वो पैलियोलिथिक एज से रिलेट करता है। अब 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले वाला जो पीरियड है, इस पीरियड में कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस होने लगे थे।
और इस वाले पीरियड को हम क्या कहते हैं, मेसोलिथिक, जिसका मतलब है मिडल स्टोन, राइट। अब इस पीरियड में जो स्टोन टूल्स मिले थे वो जनरली छोटे थे, टाइनी थे, और उन स्टोन टूल्स को हम क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ्स। अब ये जो माइक्रोलिथ्स थे, हो सकता है उन्हें बोन और लकड़ी के जो हैंडल्स थे उन पे लगाया जाता हो और नई टूल्स बनाए जाते हों, राइट, जैसे कि सॉ एंड सिकल्स बनाए जाते हों, इस तरह। अब ऐसा नहीं था कि नए नए टूल्स जब यूज़ होने लग रहे थे तो जो पुराने टाइम में जो स्टोन टूल्स यूज़ हो रहे थे वो बंद हो गए थे। ऐसा नहीं है, जो पुराने टाइम के जो टूल्स थे वो भी अभी यूज़ में थे और नए टाइम के भी कंटिन्यू थे यूज़ होने में। अब 10,000 ईयर्स एगो से लेकर जो उसके बाद वाला पीरियड है, इसको हम कहते हैं नियोलिथिक पीरियड, राइट। सो ये वाला पीरियड जो हो गया 10,000 ईयर्स पहले वाले से लेकर बाद का पीरियड, इसको हम क्या कहेंगे, नियोलिथिक। अब यहाँ पे हमने बहुत सारे जगहों के नाम यूज़ किए हैं, जैसे कि कुरनूल केव्स हो गया, भीमबेटका हो गया, तो ये वो सारे नाम हैं जो आज प्रेजेंट डे में यूज़ होते हैं। तो क्योंकि हमें ये नहीं पता कि पुराने टाइम में आज से 10,000 साल पहले, 12,000 साल पहले या 2 मिलियन ईयर्स एगो इन जगहों को किस नाम से बोलते थे, किस नाम से पुकारा जाता था, हमें नहीं पता। तो इसलिए सारी जगहों को, ये जो साइट्स वगैरह हैं, उनको हम उन नामों से रेफ़र करेंगे जो हम आज यूज़ करते हैं उन जगहों के लिए। नाउ अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। सो आज से लगभग 12,000 साल पहले क्या हुआ, हमारे एनवायरनमेंट में, क्लाइमेट में कुछ कुछ चेंजेस आने लग गए, राइट। जो हमारा क्लाइमेट है वो थोड़ा सा वार्म होने लग गया, थोड़ा सा गर्म कंडीशंस जो है वो आने लग गई। अब इस वार्मर क्लाइमेट की वजह से क्या होने लग गया, अलग अलग जगहों पर ग्रासलैंड्स बनने लग गए। अब जैसे जैसे ग्रासलैंड्स बढ़े तो वो सारे जानवर जो घास खाते हैं वो भी बढ़ने लग गए, जैसे कि डियर, एंटीलोप, गोट, शिप, कैटल, तो ये सारे जानवर भी जो हैं ये भी इंक्रीज करने लग गए। अब जो हंटर्स थे जो इन जानवरों को मारते थे, तो वो लोग भी इनके पीछे पीछे आने लग गए, राइट, कि जहाँ उनका जानवर जाएगा उनको शिकार करने के लिए उन्हें वहीं तो जाना पड़ेगा, राइट। तो वो लोग भी इनको फॉलो करने लग गए और धीरे धीरे क्या हुआ, उनके फूड हैबिट्स के बारे में, उनके ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में, कि किस तरह का वो खाना खाते हैं, किस सीज़न में वो ब्रीड होते हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में वो लोग जानने लग गए। और इसकी वजह से क्या हुआ, वो लोग ये सोचने लग गए कि क्यों ना हम इनको पाल लें, इनको अपने पास रखना शुरू कर दें। मतलब कि इनके पीछे पीछे जाने से अच्छा है कि हमें पता ही है ये चीज़ खाते हैं, ये टाइम में इस तरह रहते हैं, तो क्या करेंगे कि इनको अपने पास ही रखना शुरू कर देते हैं, इनको हम ही रियर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उन लोगों ने ये सोचा होगा। और इस टाइम पे क्या हुआ, फिशिंग जो है वो भी इम्पॉर्टेंट जो है उनकी ऑक्यूपेशन निकल के आई। नाउ द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, कि जो फार्मिंग है एंड हर्डिंग है इसकी शुरुआत किस तरह हुई। तो जैसा कि हमने पढ़ा ऊपर वाले सेक्शन में कि 12,000 साल पहले क्या हुआ, कुछ कुछ चेंजेस आने लगे हैं एनवायरनमेंट में, और जिसकी वजह से ग्रासलैंड्स भी बढ़े। अब ग्रासलैंड्स बढ़े तो कुछ जो ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस थी वो भी बढ़ने लग गई, जैसे कि वीट हो गया, बार्ले, राइस, ये सब भी नेचुरली सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उगने लग गए। अब जो गैदरर्स थे, क्योंकि वो फॉरेस्ट में अलग अलग जगह जाके अलग अलग फ्रूट्स हो गए, रूट्स हो गए, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करते थे, तो उन लोगों ने भी ये जो ग्रेन बियरिंग ग्रासेस हैं इनसे इनके ग्रेन्स इकट्ठा करने शुरू कर दिए होंगे, वो लोग इनके ग्रेन्स को भी इकट्ठा करते होंगे। और धीरे धीरे इन लोगों ने इन ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस को भी नोटिस करना शुरू करा होगा कि ये कब बढ़ती हैं, किस सीज़न में उगती हैं, किस तरह के एरिया में ये उगती हैं, और कब इनका टाइम होता है इनके बीज का पकने का। तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने नोटिस किया होगा, और जिसकी वजह से उन्होंने सोचा होगा कि ठीक है अब सारी नॉलेज तो मिल गई, अब एक काम करते हैं, इनको भी हम क्यों इधर उधर जाके इनको इकट्ठा करें, एक काम करते हैं इनको हम ही उगा लेते हैं अपने पास। तो इस तरह वो लोग फार्मर्स बने होंगे। अब हंटर गैदरर्स ने ये तो सोच लिया कि चलो इन जानवरों को पालते हैं, बट उन्होंने उन्हें पालना शुरू कैसे किया होगा, किस तरह उन्हें पकड़ा होगा। तो वो लोग क्या करते थे कि वो लोग जानवरों को अट्रैक्ट करने के लिए अपने शेल्टर के आसपास फूड रख देते थे, राइट। जैसे नहीं हम चूहे को पकड़ने के लिए चूहेदानी में थोड़ा सा ब्रेड का टुकड़ा रख देते हैं, फिर चूहा आता है और फिर वो उसमें फंस जाता है, तो कुछ इसी तरह उनको पकड़ने के लिए, उनके लिए एक तरह से जाल बिछाने के लिए वो लोग क्या करते थे, अपने आसपास फूड रख देते थे, फूड बिछा देते, और जब एनिमल जो आता था उनको फिर वो पकड़ लेते थे। अब सबसे पहला एनिमल जो था जिसको हंटर गैदरर्स ने पाला था वो था वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। जो डॉग था उसका कोई वाइल्ड एंसेस्टर था, उनको सबसे पहले लोगों ने पालना शुरू किया था। अब उसके बाद हंटर गैदरर्स ने क्या सोचा होगा कि उन जानवरों को पालना शुरू कर दिया जो थोड़े से जेंटल हैं, जो मतलब कि आराम से उनके कैंप्स के पास आ जाते हैं, जहाँ वो रहते हैं उनके पास आराम से आ जाते हैं। तो ऐसे जानवरों को फिर उन लोगों ने पालना शुरू किया। अब जैसे कि ऐसे जानवर कौन है, जैसे कि हो गया शिप हो गया, गोट हो गया, कैटल हो गया,
पिग्स हो गए, ठीक है। और ये सारे जो जानवर हैं ये हर्ड्स में रहते थे, ये झुंड में रहते थे, और मोस्ट ऑफ देम जो हैं वो ग्रास खाते हैं। तो ये जैसे कि शिप हो गए, गोट, कैटल, ये सारे ग्रास पर डिपेंड करते हैं। अब क्योंकि जो हंटर गैदरर्स थे इनको पाल रहे हैं, तो वो क्या करते थे, वो इन जानवरों को, गोट को हो गया, शिप हो गया, इन सारे कैटल्स को क्या करते थे, जंगली जानवरों के आतंक से, उनके अटैक से उनको बचाते थे, ठीक है। और इसी तरह वो क्या बने, हर्डर्स। नाउ डोमेस्टिकेशन। तो डोमेस्टिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें पीपल मतलब जो लोग हैं वो प्लांट्स को ग्रो करते हैं और एनिमल्स को देखभाल करते हैं। अब वो प्लांट्स जिनको जो लोग हैं वो उगा रहे थे और जो एनिमल्स हैं जिनकी लोग देखभाल कर रहे थे, ये जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं ये वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स से हैं थोड़ा सी डिफरेंट होने लगते हैं, राइट। जो डोमेस्टिकेटेड जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो वाइल्ड वाले प्लांट्स एनिमल्स से थोड़े थोड़े डिफरेंट होने लगते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वो उसी तरह के प्लांट्स को एक तरह से हम कह सकते हैं चुनते हैं जो जैसे कि मान लो बहुत ज़्यादा अच्छा बीज हो, जिसका लार्ज साइज का ग्रेन हो, जिसकी स्ट्रॉन्ग स्टोक्स हो, मतलब कि स्टॉक्स जो कि फ्लावर्स और मोटे मोटे ग्रेन्स को अच्छे से बियर कर पाएँ, उनको सहन कर पाएँ उनका वजन। तो वो लोग क्या करते थे, जो प्लांट वगैरह उगाते थे वो बड़ा ही सिलेक्ट करके उगाते थे कि ये जो वो कोशिश करते थे कि हम बेस्ट क्वालिटी का सीड लें जिसको हम उगाएं, ताकि जो नेक्स्ट प्लांट आए, जो उसके बीज आए, वो भी उसी क्वालिटी के हों। तो इसलिए क्या होता था, धीरे धीरे जो वो प्लांट है उसमें कुछ चेंजेस आने लगते थे और वो जो उसका ओरिजिनल प्लांट था, जो वाइल्ड वाला था, उससे अलग हो जाते हैं। और इसी तरह लोग जो हैं उन जानवरों को डोमेस्टिकेट करते हैं जो थोड़े से जेंटल हैं, जो थोड़े से अच्छे हैं, मतलब कि जो इतने ज़्यादा हिंसक नहीं है, वो जो आदमियों पे इतने ज़्यादा हमले वगैरह नहीं करते हैं, तो प्यार से रहते हैं। तो उन जानवरों को वो लोग पालना शुरू किए। तो इसलिए क्या हुआ, उनके जो वाइल्ड वाले थे तो उनसे जैसे नहीं होता कि कुछ इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, कुछ इंसान जो होते हैं वो थोड़े से नरम से स्वभाव के होते हैं। तो इसी तरह कुछ जानवर जो होते हैं, जैसे आपने कुछ कुत्ते देखे होंगे, वो बहुत ज़्यादा भौंकते हैं, बट कुछ जो होते हैं वो प्यार से रहते हैं। तो इस तरह तो लोगों ने क्या किया होगा, जो प्यार से रह रहे हैं, जो जेंटल्स हैं, इतने ज़्यादा गुस्से वाले नहीं हैं, तो उनको रखना शुरू किया होगा। और धीरे धीरे क्या हुआ होगा, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल हैं, जो डोमेस्टिकेट जिनको किया गया है, वो उनके वाइल्ड वाले एनिमल्स से अलग हो गए, राइट। अब बोलोगे कि किस तरह अलग होते हैं, तो जैसे मान लो कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके टीथ एंड हॉर्न्स जो होते हैं वो यूजुअली बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। और जबकि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनके इतने बड़े नहीं होते, वो छोटे होते हैं। जैसे इस पिक्चर में देख लो, ये वाले तीत जो हैं ये बड़े हैं, इसका मतलब ये वाइल्ड पिग के हैं, और ये जो छोटे हैं ये डोमेस्टिकेटेड वाले के हैं, ये जिनको डोमेस्टिकेट किया, जिनको पाला था लोगों ने। तो इस तरह डिफरेंस आने लगते हैं उनके डिफरेंट फीचर्स में। ये जो डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस है ये लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुआ था। और लगभग जितने भी आज हम फूड वगैरह लेते हैं, चाहे वो मीट मांस हो, जैसे कि मुर्गे वगैरह को भी तो पहले पालते हैं, फिर ही तो उससे मीट मांस वगैरह लेते हैं। तो जो भी हमारे फार्मिंग वगैरह करते हैं, ये जो है ये किसका रिजल्ट है, ये इस डोमेस्टिकेशन का ही रिजल्ट है। इसकी वजह से आज हम इतने अच्छे से फूड वगैरह उगा पाते हैं और अपना पेट भर पाते हैं। नाउ अ न्यू वे ऑफ लाइफ, इसका मतलब कि जीने का एक अलग तरीका, नया तरीका। अब अगर आप कोई सीड उगाओगे तो आप देखोगे कि उसको पूरा प्लांट बनने में बहुत सारा टाइम लगता है। कुछ कुछ डेज में ही बन जाते हैं, कुछ को वीक का टाइम लगता है, कुछ मंथ लेते हैं पूरा प्लांट में ग्रो होने के लिए। अब कुछ कुछ केसेस में तो ईयर्स भी हो जाते हैं उनको प्लांट बनने में। कि जैसे आप कोई बड़ा सा पेड़ उगाओगे, मान लो आपको आम खाना है और आप बीज से पेड़ उगाओगे, तो उसको पेड़ बनने में और फ्रूट देने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जो लोग ऐसे प्लांट्स वगैरह को उगाते थे, तो उनको जितने टाइम के लिए वो उगेगा, मतलब जब तक कि वो पूरा पकेगा, पूरे बीज उसके खाने लायक होंगे, तब तक के लिए उन्हें उसी प्लेस पर रहना पड़ता था, राइट। उन प्लांट्स की देखभाल करनी पड़ती थी, उन्हें पानी देना पड़ता था, उनके जो वीड्स वगैरह होते थे, अनवांटेड प्लांट्स होते थे, उनको हटाना पड़ता था, एनिमल्स को भगाना पड़ता था, बर्ड्स को दूर भगाना पड़ता था, नहीं तो सारी फसल तो यही खा जाएंगे। तो ये सारी जो है उनको टाइम, पूरा टाइम लगता था, उनको उस टाइम पर पूरा रुकना पड़ता था जब तक कि ग्रेन जो है पक ना जाए। अब जब ग्रेन बन जाते थे, जब पक जाते थे, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे जो जितना भी उन्होंने उगाया है वो सब एक ही बार में वो लोग यूज़ करने वाले हैं, ऐसा तो नहीं है। उनको फ्यूचर के लिए भी कुछ सेव करना पड़ता था। अब जब उन्हें स्टोर करना पड़ेगा तो उसके लिए भी अलग तरीके चाहिए उनको। अब उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे, क्योंकि अब उन्हें स्टोर करना है, तो धीरे धीरे उन्होंने नए नए तरीके निकालने लगे वो लोग स्टोर करने के। वो लोग क्ले के बड़े बड़े पॉट्स बनाने लग गए, वो लोग बास्केट्स बनाने लग गए, और जो ग्राउंड है उसमें डिग करने लग गए, मतलब उसमें गड्ढा करने लग गए, ताकि अब वो जो अपने ग्रेन्स वगैरह हैं उनको वो
स्टोर कर पाए वहाँ पे। अब आप देखो ये न्यू वे ऑफ लाइफ कैसे है। तो पहले क्या था, जो हंटर गैदरर्स थे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते रहते थे, चलो आज यहाँ खाना खत्म हो गया, अब दूसरी जगह चल के ढूंढते हैं, आज यहाँ के जानवर मारे, आज वहाँ के मारते हैं, मतलब वो मूव करते रहते थे, उनका कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं था रहने का। बट क्योंकि अब वो लोग प्लांट्स उगाने लग गए हैं, वो जो क्रॉप्स हैं उनको उगाने लग गए हैं, तो उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें काफ़ी टाइम तक एक जगह पे रुकना पड़ता था। तो इस तरह धीरे धीरे एक तरह से हम कह सकते हैं वो सेटल्ड लाइफ की तरफ चलने लग गए, वो लोग सेटल्ड होने लग गए। अब वो लोग बार बार एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहे, वो कुछ टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए एक प्लेस पर रह रहे हैं अच्छे से, और फिर अपना खाना पीना देख रहे हैं। और अब ऐसा भी नहीं है कि वो जैसे अलग अलग जगह जा रहे हैं फॉरेस्ट में फूड इकट्ठा करने के लिए, नहीं, अब वो खुद ही उगा रहे हैं, फिर उसी को स्टोर कर लेते हैं, फिर पूरा साल वो लोग यूज़ करेंगे। इसी तरह वो लोग जानवरों को भी डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, जानवर उनके पास ही हैं, उनको हंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो अब वो सब कुछ जो है अपना खाना अपने पास ही रखते हैं। तो इस तरह उनका जो जीने का तरीका है वो चेंज होने लग गया। स्टोरिंग एनिमल्स, अब हमें पता है जो एनिमल्स हैं वो अपने आप को नेचुरली मल्टीप्लाई करते हैं, बट इसके अलावा अगर उनको उनकी जो देख रेख है वो ध्यान से करी जाए तो वो लोग हमें मिल्क भी दे सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करा सकते हैं, तो वो हमें मीट भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो अब जैसे कि हम ग्रेन वगैरह को स्टोर करते हैं, जैसे ये लोगों ने पिट्स वगैरह बनाए थे, पॉट्स वगैरह बनाए थे ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, बट अब मीट को कहाँ स्टोर करेंगे ये लोग। अब मीट जो है वो क्या होता था, उनके जानवरों के अंदर ही स्टोर होती थी। जैसे कि अब जो जानवर है, मान लो बकरी है, उसको हो सकता है वो आज ना खाएं बट कल खाएं, पर कल तक के लिए वो उस जानवर के अंदर ही तो स्टोर हो गई है ना। तो इसका मतलब जानवरों के अंदर ही जो है उनका एक तरह से स्टोर हाउस है, किसका, मीट का। तो इसी तरह इसीलिए हेडिंग है आपकी स्टोरिंग एनिमल्स, मतलब मीट के लिए आपको कोई अलग से प्रबंध करने की ज़रूरत नहीं उनको स्टोर करने की। आप हो सकता है बकरी आज ना खाओ, एक साल बाद खाओ, बट फिर भी जो मीट है वो बकरी के अंदर ही तो रहेगी ना एक साल तक, राइट। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड, राइट। नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। अभी मैप में देखो जितनी भी ब्लू स्क्वायर वाली जो साइट्स हैं, यहाँ पे क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट को फार्मर्स एंड हर्डर्स के एविडेंसेस मिले हैं। अब कुछ ऐसी जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो यहाँ नॉर्थ वेस्ट साइड हैं, कश्मीर वाली तरफ हैं कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट साइट्स, और कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स आपको ये ईस्ट तरफ और साउथ में भी देखने मिलेंगी, राइट। अब ये देखने के लिए कि ये जो सेटलमेंट्स हैं ये फार्मर्स और हर्डर्स की ही हैं, तो ये जानने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, वहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो एविडेंसेस मिले थे, जो रिमेन्स मिली थी, जैसे कि बोन्स हो गए, तो ये सारी जो चीज़ें मिली थी उनको साइंटिस्ट ने स्टडी किया। और वहाँ पे जो मोस्ट एक्साइटिंग जो चीज़ मिली थी वो ये थी कि वहाँ पे बर्न्ड ग्रेन मिले थे, मतलब कि जले हुए ग्रेन मिले थे। अब जो साइंटिस्ट हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो अपनी स्टडी पूरी कर सकते हैं कि और जान सकते हैं कि ये जो ग्रेन्स थे वो किस क्रॉप के थे, एक तरह से मतलब वो वीट थी, वो बार्ली थी, तो वो ये जान सकते हैं। और इससे ये पता चला कि उस टाइम पर नंबर ऑफ क्रॉप्स, मतलब बहुत सारी क्रॉप जो हैं ग्रो की जाती थी उस पार्ट में, राइट। और बोन से वो ये आइडेंटिफाई कर सकते थे कि वो किस जानवर की बोन है। नाउ टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि धीरे धीरे जो लोग थे, जो हंटर गैदरर्स थे, वो धीरे धीरे उन्होंने फार्मिंग करना स्टार्ट की, और वो लोग क्या है, वो एक सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ रहे थे। अब कुछ साइट्स पर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको हट्स एंड हाउसेस के ट्रेसेस मिले हैं, जैसे कि हम बुर्जा होम की बात करें जो कि प्रेजेंट डे कश्मीर में है। यहाँ पे जो लोग थे वो पिट हाउसेस बनाते थे, मतलब ये जो हाउसेस थे वो ग्राउंड के अंदर डिग किए हुए थे, जैसे कि ये ग्राउंड है और इसके अंदर लोगों ने खोद कर ये घर बनाए हुए थे। अब क्योंकि कश्मीर में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो हो सकता है ये जो उनके पिट हाउसेस थे वो उनको सर्दी से बचाते हों। अब आर्कियोलॉजिस्ट को इन पिट हाउसेस के अंदर भी और बाहर भी वो मिली हैं, क्या कहते हैं, हर्ड्स, कुकिंग हर्ड्स, मतलब कि जैसे कि एक तरह से चूल्हा वगैरह जो है वो उनको इन पिट्स हाउसेस के बाहर भी मिले और अंदर भी। इसका मतलब वो जो जैसा भी मौसम हो रहा है, अगर बारिश हो रही है तो वो अपने घर के अंदर खाना पका लेंगे, और बारिश नहीं हो रही, अच्छा मौसम है तो घर के बाहर खाना पका लेते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वेदर के हिसाब से वो लोग अपना खाना पका लेते थे, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर, वो डिपेंड करता था वेदर पे। अब बहुत सारे साइट्स पर स्टोन टूल्स भी मिले हैं, बट अब जो स्टोन टूल्स मिले थे ये पहले वाले, मतलब जो पैलियोलिथिक एज के जो टूल्स थे उनसे ये थोड़े से अलग थे, और इसीलिए इस टाइम के जो टूल्स थे उनको हम क्या कहते हैं, न्योलिथिक। अब ये जो न्योलिथिक वाले जो स्टोन टूल्स हैं उनको फाइन एज देने के लिए पूरा पॉलिश किया गया था। मान लो पैलियोलिथिक टाइम में इस तरह के कुछ पत्थर मिलते हो कि जैसे नुकीले है, इस तरह का बनाना है, बट अब जो थे ये एकदम पॉलिश हो कि एकदम इस तरह के नुकीले पत्थर बन रहे हैं। तो डिफरेंस देख रहे हो, उबड़ खाबड़ है, थोड़ा पॉलिश्ड है साइड से, कुछ तो कुछ इस तरह के जो है इस टाइम में स्टोन टूल्स मिल रहे थे।
एंड इस टाइम पे आर्कियोलॉजिस्ट को जो है मोर्टार्स एंड पेसल्स भी मिले। तो मोर्टार्स एंड पेसल्स क्या होते हैं, जैसे एक की कटोरी टाइप हो गई और एक ये एक पत्थर का जो है डंडी टाइप हो गई, तो इसे मूसल भी कहते हैं हिंदी में। तो ये जो है हम लोग आज भी अपने घरों में यूज़ करते हैं, जैसे अदरक वगैरह पीसनी हो या फिर कोई भी मसाला वगैरह कूटना हुआ उसके लिए यूज़ करते हैं ना, राइट। तो ये मोटार्स एंड पेसल्स भी मिली आर्कियोलॉजिस्ट को, और जो कि हो सकता है कि ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए या फिर कुछ अदर प्लांट प्रोड्यूस को ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए यूज़ की जाती हैं। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जो मोटार्स एंड पेसल्स है ये हम आज भी यूज़ करते हैं, है ना। आज हर एक घर में आपको मोटार एंड पेसल दिख जाएगी। अब जैसे जैसे न्योलिथिक स्टोन टूल्स डेवलप हो रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि जो पैलियोलिथिक टाइप के जो स्टोन टूल्स है वो यूज़ होना बंद हो रहे थे, ऐसा नहीं था, वो भी कंटिन्यू थे यूज़ में, और नए जो थे, नए तरह के स्टोन टूल्स थे वो भी डेवलप हो रहे थे। और कुछ जो टूल्स थे वो बोन्स से भी बनाए जा रहे थे। अब इन साइट्स पे आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे अर्थन पॉट्स भी मिले, मटके भी मिले, और उनमें से कुछ जो थे वो डेकोरेटेड भी थे, और उनको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था। जैसे बताया ना आपको ऊपर कि क्ले पॉट्स बनाए जाते थे अपने ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। और धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने इन पॉट्स को फूड पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए, जैसे कि राइस वगैरह हो गया, ग्रेन हो गए, वीट हो गए, इन सबको पकाने के लिए भी वो लोग यूज़ करने लग गए। अब इन सब के अलावा वो लोग क्लोथ को भी वीव करने लग गए, ठीक है, कपड़ा भी बुनने लग गए अलग अलग मटेरियल से, जैसे कि एक कॉटन जिसको हम आज भी यूज़ करते हैं, आज भी उगाते हैं और उससे कपड़ा बनाते हैं, राइट। अब क्या ये जो सारे चेंजेस आ रहे थे, क्या ये हर जगह आ रहे थे, मतलब सब जगह एक साथ चेंजेस आ रहे थे? ऐसा नहीं है, कि कुछ जगह अभी भी क्या जो हो रहा था, मैन एंड वुमेन है वो अभी भी हंटिंग और गैदरिंग ही करते थे। मतलब अभी भी जैसे कुछ जगह तो लोगों ने फार्मिंग और हर्डिंग वगैरह ये सब स्टार्ट कर दिया था, बट अभी भी कुछ कुछ जगह क्या हो रहा था, लोग जो हैं वो हंटिंग और गैदरिंग करके ही अपना फूड इकट्ठा कर रहे थे। एंड दूसरे प्लेसेस में धीरे धीरे लोगों ने फार्मिंग एंड हर्डिंग जो है वो अडेप्ट करना स्टार्ट किया। और कुछ कुछ जगह पे ऐसा हो रहा था, कुछ कॉम्बिनेशन अभी यूज़ किया जा रहा था, कि जैसे कि कुछ टाइम पे उन लोगों ने हंटिंग कर ली, कुछ टाइम पे वो लोग फार्मिंग भी कर रहे हैं, राइट, और वो लोग साथ में जानवर भी रख रहे हैं, तो इस तरह से वो लोग कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर रहे थे। नाउ अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। So first of all, look at this map. Here is the Mehergarh, present day. It is in Pakistan. अभी जो मेहरगढ़ है ये फर्टाइल प्लेन्स में लोकेटेड है, मतलब कि यहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, और ये बोलान पास के पास है। मतलब कि ये जो बोलान पास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है ईरान में जाने का, राइट। अब मेहरगढ़ जो एरिया है ये वो वाला एरिया है जहाँ सबसे पहले लोगों ने वीट, बार्ले, ये सारी चीज़ें उगानी स्टार्ट की। शीप्स, गोट्स, इन सबको सबसे पहले उन लोगों ने रियर करना स्टार्ट किया, और ये जो है सबसे अर्लीस्ट विलेजेस, सबसे पुराने विलेजेस में से एक है मेहरगढ़। अब ये जो मेहरगढ़ वाली साइट है यहाँ पे बहुत सारे जानवरों की हड्डियाँ भी मिली, वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि डियर एंड पिग, इनकी हड्डियाँ मिली, और शीप, गोट, इन सब की भी वहाँ पे हड्डियाँ मिली हैं। अब मेहरगढ़ पर क्या हुआ, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेज भी मिले, इस तरह के कुछ स्क्वायर शेप में और रेक्टेंगुलर शेप में हाउसेस मिले हैं, जो कि कंपार्टमेंट्स में से डिवाइड हैं। देख रहे हो यहाँ पे इस पिक्चर में, देख रहे हो ये डिवाइड है ना ऐसे 4 हिस्सों में, इनमें से हो सकता है कुछ हिस्से जो है अपने स्टोरिंग के लिए यूज़ किए जाते हों। अब मेहरगढ़ में जब लोग मरते थे तो जो उनके रिलेटिव्स होते थे, जो फ्रेंड्स होते थे, वो उनको रिस्पेक्ट देते थे, ठीक है, वो उनकी देखभाल करते थे, और उनका ऐसा मानना था जैसे कि लाइफ के बाद भी एक, आई मीन डेथ के बाद भी एक लाइफ होती है। और बरियल मतलब कि जो जैसे जब लोगों की डेथ हो जाती है तो फिर उनको ज़मीन में दबा देते हैं ना, तो ये इसी बिलीफ का कि देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर डेथ, तो इसी बिलीफ का पर बेस्ड है ये बरियल। तो बहुत सारी बरियल साइट्स भी फाइंड की गई हैं मेहरगढ़ में। और एक बरियल जो थी उसमें क्या हुआ, पर्सन के साथ साथ गोट भी फाइंड की गई हैं, मतलब कि पर्सन के साथ साथ गोट की हड्डी वगैरह भी फाइंड की गई, जैसे कि आप इस इमेज में देख पाओगे, ये पर्सन और इसके साथ ये जानवर भी हैं साथ में। तो क्योंकि वहाँ के लोग इस तरह मानते थे कि यहाँ पे डेथ के बाद भी एक आदमी की लाइफ होती है, तो हो सकता है कि ये जो गॉड वगैरह उनको दे रहे थे वो उनके खाने के लिए, उनकी जो दूसरी लाइफ थी उनमें उनको खाने की तरह उनको दे रहे थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एल्सवेयर। सो ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये फ्रांस की एक केव की पिक्चर है। तो ये जो साइट है वो आज से लगभग 100 साल पहले 4 स्कूल के बच्चों ने इस साइट को फाइंड किया था, डिस्कवर किया था। सो ऐसी जो पेंटिंग्स हैं वो लगभग 20,000 से लेकर 10,000 साल पहले बनाई गई होंगी। और बहुत सारी ये जो पेंटिंग्स थी इनमें वाइल्ड हॉर्सेस की पेंटिंग्स थी, औरत्स की पेंटिंग्स थी जो कि एक तरह से वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल है, बिसॉन होते थे, बुली, राइनासोर्स, इन सब की जो फोटोज़ थी, रेनडियर की, बेयर की, ठीक है, इन सब की फ़ोटोज़, पिक्चर्स बनाई हुई थी।
और ये जो पिक्चर्स थी वो बहुत ही ब्राइट कलर्स से बनाई हुई थी, जो कि आज तक भी ख़राब नहीं हुए हैं। वो कलर्स आज भी बहुत ही ज़्यादा सही रहते हैं उनके पिक्चर्स में। तो ऐसे जो कलर्स थे ये मिनरल्स से बनाए जाते थे, जैसे कि आयरन ओर हो गया, चारकोल हो गया, इनसे ये कलर्स बनाए जाते थे और फिर उनसे पेंटिंग की जाती थी। तो हो सकता है जो पेंटिंग्स थी वो किसी सेरेमोनिकल ओकेजन्स पे बनाई जाए, कि कोई स्पेशल ओकेजन है उनकी तब ये लोग बनाते हो, या फिर हो सकता है उनकी ये कोई रिचुअल हो कि जब भी वो हंट करने वगैरह जाते हो तो वो इस तरह जानवरों की पिक्चर बनाते हो। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, राइट। सो एक और सेक्शन है एल्सवेयर का, न्योलिथिक साइट। तो एक बहुत ही फेमस न्योलिथिक साइट है कैटल हुयुक, जो कि तुर्की में है। अभी जो साइट है यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अलग अलग जगहों से लाई गई थी, बहुत ज़्यादा दूर दूर से लाई गई थी। जैसे कि फ्लिंट लाया गया था सीरिया से, कॉरीज लाई गई थी वो रेड सी से लाई हुई थी, शेल्स जो होते हैं वो मेडिटेरियन सी से लाए गए थे, और इन सब चीज़ों को उन्होंने अपनी सेटलमेंट्स में यूज़ किया हुआ था। और ये देखो उस टाइम पर कोई भी कार्ट्स वगैरह नहीं थी, तो जो बहुत सारी जो चीज़ें थी वो लोग जानवरों की पीठ पर लाद कर लाते थे, या तो खुद ही चल चल कर लाते थे इस तरह। So this was the end of our chapter 2 of class 6th history. I hope you liked this video. If you do, then please give it a thumbs up and don't forget to subscribe this channel, and please press the bell icon so that you don't miss any video. Share this video with all your friends. So we will meet in the next video with a new chapter. Till then, bye bye and take care.